अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि स्टेशनरी फेज कौन सी होगी। फिर क्या होगा मैम? तो मोलिक्यूल्स मूव थ्रू अ जेल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी जेल मैट्रिक्स के थ्रू मोलिक्यूल हमारे मूव करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपना डमी पेपर डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे इस डमी पेपर में हम ऑलरेडी अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो कल आपने देखे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आज इस प्रॉपर वीडियो में आप देखने जा रहे हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सिमिलरली हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ आपका पूरा डमी पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो गेम चेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी एज इट इज तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने क्लास ग्रुप में, अपने सीनियर्स या जूनियर्स को शेयर करिए जिनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th सेमेस्टर का एनालिसिस पोर्शन में कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट यूनिट हम लोगों ने कैरी करी हुई है। ऐसा नहीं है हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 नहीं, पूरे सिलेबस का हम लोग यहाँ पर डमी पेपर डिस्कशन करा रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आपको सिलेबस पूरा करना है, तो मैंने इसी चैनल पर आपको पूरी की पूरी एनालिसिस खत्म करवा के दी है 7th सेमेस्टर की। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने पूरा 7th सेमेस्टर खत्म करवा दिया है। सारी यूनिट, उसके सारे टॉपिक, सभी सब टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे, उनके प्रॉपर आंसर दूंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या लिख के आना है तुम्हें प्रॉपरली, एक एक चीज जो यहाँ लिखी होगी ना एज इट इज अपने एग्जाम में लिख के आ जाना। फुल मार्क्स गारंटीड मिलने हैं आपको। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, फ्री में अवेलेबल है, जाकर ले लो। बस व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा आपको। अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड करना ना भूलिए प्ले स्टोर से, या फिर आप यहाँ पर स्कैन करके भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चाहिए आपको तो यहाँ पर आप स्कैन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ से आप स्कैन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्लासेस के पीडीएफ हैं, इस पर्टिकुलर क्लास की भी जो पीडीएफ है, सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो मस्ट ज्वाइन। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के डमी पेपर डिस्कशन से। हमारा पहला सवाल हमारे पास है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमें बताना है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। याद करिए, अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी यहाँ पर क्या होगा मैम, ये आयंस के एक्सचेंज पे बेस्ड होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आयंस। इसका प्रिंसिपल हो जाता है मैम हमारे पास में सेपरेशन ऑफ आयंस। डिफरेंट आयंस यहाँ पर क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। किसके बेसिस पर मैम? ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, है ना। तो बेसिकली चार्ज के बेसिस पर यहाँ पे आयंस का क्या किया जाता है मैम, सेपरेशन होता है। ये हमें बेसिकली देखना है। समझते हैं क्या लिख कर आओगे आप एग्जाम में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में हम आईईसी के नाम से भी जानते हैं, सेपरेट आयंस, आयंस को क्या करेगा मैम, आयंस को ये पर्टिकुलरली सेपरेट करने का काम करता है। एंड पोलर मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, किसके बेसिस पर मैम, ये चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन होता है। सेम वही चीज जो मैंने ऊपर लिखी थी, चार्जेस का सेपरेट, बेसिकली चार्जेस के बेसिस पर यहाँ आयंस का क्या होगा मैम, सेपरेशन होता है आयंस का। एंड इट वर्क्स बाय रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी यहाँ पर क्या होने वाला है मैम, यहाँ आयंस का रिवर्सिबल एक्सचेंज होने वाला है। किस किस के बीच में, सैंपल के बीच में और मैम स्टेशनरी फेज के बीच में। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि स्टेशनरी फेज कौन सी होगी। जो आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं वो स्टेशनरी फेज होगी, या सीधी भाषा में आप बोल सकते हो हमारे पास रेजिन होती है। रेजिन यहाँ बेटा दो टाइप की होती है मैम। क्यों दो टाइप की? क्योंकि बेटा आयंस भी तो दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसी वजह से रेजिन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी रेजिन मैम? एक होती है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एक होती है मैम कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और दूसरी होती है मैम एनायन एक्सचेंज रेजिन।
यानी दो हमारे पास रेजिन काम करती हैं। और याद रखिएगा ये जो दो रेजिन है ना, यही रेजिन हमारी स्टेशनरी फेज की तरह भी काम करती हैं, यही रेजिन स्टेशनरी फेज होती हैं। तो देखिएगा पहले तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन, दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन। समझते हैं क्या होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन? बिल्कुल अपोजिट है बेटा। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन होगी ना, इट विल कंटेन निगेटिवली चार्ज ग्रुप। बहुत आराम से सुनना, जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है वो निगेटिवली चार्ज ग्रुप को कैरी करता है, और जो एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप को कैरी करता है। अपोजिट ग्रुप्स को ये आपस में क्या करेंगे मैम? कैरी करेंगे। और बहुत ध्यान से सुनना, कैटायन एक्सचेंज रेजिन कैटायंस बाइंड करेंगे, एनायन एक्सचेंज रेजिन एनायंस के साथ बाइंड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और एग्जामिनर भी तुम्हारी इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा, तो इसको ध्यान से देखना। उसके बाद आयंस इन द मोबाइल फेज, यानी कि जो बफर होते हैं वो सैंपल के बेसिकली जो आयंस होते हैं बाइंडिंग साइट वाले, उनके साथ कंपीट करते हैं। और ये सेपरेशन किसके बेसिस पर होता है मैम? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन, यानी सैंपल के या रेजिन के जो आयंस हैं, बाइंडिंग साइट के जो आयंस हैं, उनका इंट्रैक्शन आपस में कैसा है। जो बहुत ज्यादा अच्छा इंट्रैक्शन दिखाएगा उसका इल्यूशन बहुत देर में होगा, जो उतना अच्छा नहीं दिखाएगा, थोड़ा ठीक ठाक ओके ओके सा दिखाएगा, उसका इल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी ये टोटली बेस्ड होता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हमारे पास इंट्रैक्शन, यानी किस टाइप का इंट्रैक्शन हमें दिया हुआ है, क्या इंट्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मैम ये बताइएगा कि ये कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आईईसी के? आईईसी यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। सबसे पहले वाटर सॉफ्टनिंग एंड प्योरिफिकेशन। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा हार्ड वाटर प्रॉब्लम। बहुत सारे घरों में टैप वाटर आता है जो कि हार्ड वाटर आता है, कई जगह पे हार्ड वाटर आता है। अब हार्ड वाटर हमारी हेल्थ के लिए बेटर नहीं होता, हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उस हार्ड वाटर को अगर आपको प्योरीफाई करना है तो उसके लिए आप इसका यूज बहुत आराम से कर सकते हो। डिफरेंट वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक जैसे कि केंटारो हो गया, उन सभी में वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक के लिए आप इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी का बहुत इजीली यूज कर सकते हो। उसके अलावा अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए बहुत इजीली हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि it is based on the difference in net charge at a given pH। उसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड पेप्टाइड। न्यूक्लियोटाइड और पेप्टाइड जो होते हैं वो लार्जर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इन लार्जर बायोमोलिक्यूल के प्योरिफिकेशंस के लिए भी इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी का बहुत अच्छे से आप यूज करोगे। सो इट इज यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आयन एनालिसिस इन एनवायरमेंटल सैंपल्स बहुत यूजफुल है, एंड सेपरेशन ऑफ मेटल आयन। हमारे मेटल आयन के क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। उसके अलावा ब्लड एंड सीरम एनालिसिस, डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर, डिफरेंट लेबोरेटरीज, सभी जगह पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस जो हमारे आईईसी के होंगे। एग्जाम में आएगा तो सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन करके आइएगा। इतना इनफ होगा आपका शॉर्ट में लिखने के लिए, पूरे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है राइट अबाउट द प्रिंसिपल, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ टीएलसी। देखो हमने आईईसी तो पढ़ लिया, नेक्स्ट हमें समझना है टीएलसी के बारे में। मैम ये टीएलसी क्या होता है? अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं ना, तो ट्रस्ट मी तुम लोगों को ये चीजें रट गई होंगी। मैंने बच्चों को इतना रटा दिया है चीजें कि अगर एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। टॉप करने वाले हो तुम लोग अगर तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो। बस यहाँ बोर्ड पे देखो, अगर तुम लोगों ने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया, वो दिन दूर नहीं होगा जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख रहे होगे, क्योंकि मैम ये सारे सवाल हमारे एग्जाम में आ गए। सेम आंसर लिखोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। देखते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। मैम जो टीएलसी होता है वो एक प्रकार का एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगा, क्योंकि यहाँ स्टेशनरी फेज क्या है मैम? यहाँ जो हमारी थ्योरेटिकल प्लेट होती है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं मैम? जिसको हम टीएलसी प्लेट भी बोल सकते हैं, वो स्टेशनरी फेज होगा। इस पे हम कोटिंग किसकी करते हैं मैम? आप यहाँ पे बेसिकली सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना की यहाँ पर आप कोटिंग करते हो, है ना, जो कि एज अ स्टेशनरी फेज काम करती है। उसमें प्लेट को हम मोबाइल फेज के बीच में रख देते हैं। मोबाइल फेज क्या होगा? सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट मिक्सचर होगा हमारे पास। जैसे जैसे सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के थ्रू प्लेट के ऊपर जाता है, वैसे वैसे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एनालिसिस है वो प्रोसीड होने लगा है। कंपोनेंट
कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मूव्स एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एफिनिटी। यानी अगर स्टेशनरी फेज के थ्रू ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा होगा तो वो क्या करेगा मैम, वो बहुत धीरे 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 इल्यूट करेगा। अगर मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी इल्यूट हो जाएगा। यानी ये जो इल्यूशन होगा वो कंप्लीटली उनकी एफिनिटी पर बेस्ड होता है। जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतना ज्यादा इनका इल्यूशन होगा। और फिर हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस सॉल्यूट ने कितना ट्रैवल किया, सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया, हम अपना पूरा वैल्यू निकाल लेंगे क्या होगा, है ना। मोर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कंपाउंड मोर स्लोअर, जितना स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा, जितनी ज्यादा बेसिकली एफिनिटी दिखाएगा उतना स्लोली स्लोली मूव करेगा, और जितना वीकली एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी जल्दी मूव करेगा। यानी ये जो इसकी मूविंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कंप्लीटली उसकी एफिनिटी पे डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल की एफिनिटी क्या रहने वाली है, ये वीक एफिनिटी रखेगा या फिर ज्यादा एफिनिटी रखेगा। अब हम देख लेते हैं इसके प्रोसीजर पे। सबसे पहले क्या होगा मैम, सबसे पहले तो आपको टीएलसी प्लेट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। टीएलसी प्लेट में क्या करेंगे, एक टीएलसी प्लेट ली, इतनी छोटी सी टीएलसी प्लेट होती है आपकी, टीएलसी प्लेट ली। टीएलसी प्लेट को प्रॉपर्ली यूज करने से पहले हम वॉश करेंगे, वॉश करके ड्राई करेंगे, फिर यूज करेंगे, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी डस्ट पार्टिकल प्लेट पे रह ना जाए। सॉरी। फिर हम उस पे क्या करेंगे मैम, फिर आप उस पे कोटिंग करोगे स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज यानी सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना की कोटिंग कर देंगे उस पे। सैंपल एप्लीकेशन, उसके बाद कोटिंग वो हमारी ड्राई होगी। जैसे ही हमारी कोटिंग पूरी ड्राई हो चुकी होगी हम अपना सैंपल अप्लाई करेंगे बॉटम में। यानी ये आपकी थ्योरेटिकल प्लेट है, इस थ्योरेटिकल प्लेट लेट मी शो यू, सपोज दैट दिस इज योर थ्योरेटिकल प्लेट। अब थ्योरेटिकल प्लेट का ये बॉटम है, बॉटम से लगभग 2 सेंटीमीटर के ऊपर यहां पर हम एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी बाउंड्री लाइन पर आपकी स्पॉटिंग की जाएगी। बॉटम पे बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा ऊपर उठ के हम स्पॉटिंग कर देंगे, सैंपल अपना अप्लाई कर देंगे। किसकी हेल्प से, कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से। फिर डेवलपमेंट होगा, यानी ये जो हमारी टीएलसी प्लेट है ना, ये टीएलसी प्लेट, इस टीएलसी प्लेट को पुट कर दिया जाएगा चैम्बर में जहां सॉल्वेंट होगा हमारे पास। देन सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे मूव करेगा, यानी जो हमने स्पॉट रखे थे वो स्पॉट धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे कि पूरी थ्रू आउट द एनालिसिस कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी। जहां तक भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी उसको पेंसिल से मार्क कर लेंगे, फर्दर हम अपने कैलकुलेशन कर लेंगे। सिमिलरली डिटेक्शन, यस, हम कैसे कर लेंगे मैम, अगर हमें कलर्ड दिखाई देगा यानी कलर्ड कंपाउंड होगा तो हम आंखों से देख लेंगे कि भाई यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, पेंसिल से मार्क कर दो। लेकिन अगर ये कलरलेस होता है तो बहुत सारे विजुअलाइजिंग एजेंट आते हैं, जैसे यूवी लैंप के अंदर रख देना, डिफरेंट उस विजुअलाइजिंग एजेंट के अंदर हम देख लेंगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह के कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया, उसको मार्क कर लिया जाएगा। देन हमारा आरएफ वैल्यू का कैलकुलेशन हो जाता है। अच्छा, आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिएगा। आरएफ हमारे पास होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। हमारा सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यही कंबाइन रूप से क्या हो जाएगा मैम, ये कंबाइन रूप से हमारा आरएफ वैल्यू हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज दिस? दिस विल बिकम योर आरएफ वैल्यू। डन। अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में। मैम, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। पहला एप्लीकेशन हमारा प्योरिटी चेकिंग हो गया, कोई भी कंपाउंड प्योर है या नहीं है उसका प्योरिटी चेकिंग करने के लिए हम टीएलसी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, आरएफ वैल्यू को कंपेयर करके हम ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड क्या है, पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शन की मॉनिटर करने के लिए, किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स की मॉनिटरिंग करने के लिए पर्टिकुलरली आप टीएलसी का यूज कर सकते हो। तो दीज आर अ फ्यू काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन इन एचपीएलसी। ये सवाल पर्टिकुलरली तुम्हारा एचपीएलसी का है, जिसमें आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट इल्यूशन तुम्हें बताना है क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझते हैं क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। अब इल्यूशन तो हमें पता है क्या है, 2 टाइप के इल्यूशन है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। समझते हैं क्या होता है। आइसोक्रेटिक इल्यूशन में जो मोबाइल फेस कंपोजिशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रोमेटोग्राफिक रन।
यानी जो हमारे मोबाइल फेस के कंपोजिशन होंगे वो बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाले हैं थ्रू आउट द होल एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरा, इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर सिंपल मिक्सचर्स व्हेन एनालाइट्स हैव सिमिलर पोलैरिटीज, यानी जितने भी हमारे सिंपल मिक्सचर होंगे जहां एनालाइट की पोलैरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, जहां एनालाइट की पोलैरिटी लगभग सेम होती है, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल बेसलाइन एंड ईजियर टू ऑपरेट। यहाँ पे जो बेसलाइन मिलेगी वो स्टेबल होगी, बहुत नॉइस हमें देखने को नहीं मिलेगा, इजीली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिक्वायर्स लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन होगा सिंपल सा होगा, इजीली ऑपरेटिव होगा, बिल्कुल लेस कॉम्प्लेक्स होता है। सिमिलरली इट में लीड टू लॉन्गर रन टाइम्स और पुअर सेपरेशन फॉर कॉम्प्लेक्स सैंपल्स। देखो सिंपल सैंपल के लिए तो बढ़िया है, बेस्ट है ये, लेकिन अगर तुम सिंपल सैंपल की जगह पे कॉम्प्लेक्स सैंपल ले रहे हो तो कॉम्प्लेक्स सैंपल के केस में या तो पुअर सेपरेशन देगा, सेपरेशन उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, या हमारा रन टाइम काफी ज्यादा लॉन्गर हो जाएगा, बहुत लॉन्गर रन टाइम हमें मिलेगा। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दीज आर टू वेरी मेजर प्रॉब्लम्स जो आपको कॉम्प्लेक्स एनालाइट्स के साथ देखने को मिलेंगे। अगर जब तक सिंपल है तब तक तो दिस इज बेस्ट, कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ थोड़ी बहुत इश्यूज आ जाते हैं। अबाउट आइसोक्रेटिक इल्यूशन, तो भाई ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है मैम, इसमें मोबाइल फेस कंपोजिशन चेंज होती है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द रन। आइसोक्रेटिक में बिल्कुल सेम रहती थी, कहीं चेंज नहीं होगा, यहाँ मैम ग्रेजुअली चेंज होगी हम जैसे ही रन करवाएंगे इसको। आइडियल होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए विद कंपोनेंट्स ऑफ वेरिंग पोलैरिटी, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए बेस्ट मेथड होता है। देखो अभी जो हमने मेथड पढ़ा आइसोक्रेटिक इल्यूशन, सिंपल मिक्सचर के लिए बेस्ट है। कॉम्प्लेक्स अगर हम लेंगे तो दिक्कतें हमें मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये आपके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए बेस्ट होगा जहां पे पोलैरिटी में वेरिएशन आ रहा होगा। उसके अलावा सेपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एनालिसिस के टाइम को कम करता है एंड शार्पर पीक हमें प्रोवाइड करता है, बहुत बढ़िया बेटर रेजोल्यूशन हमें देगा। ग्रेडियंट कैपेबल पंप्स की जरूरत होती है एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा। सोचो ना, पंप्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा। वो सिंपल एनालाइट्स के लिए था, सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन था, कॉम्प्लेक्स एनालाइट के लिए है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन होगा वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क यहाँ पर नहीं करेगा। कैन कॉज बेसलाइन ड्रिफ्ट, यस, जब हम आइसोक्रेटिक पढ़ रहे थे तो वहां पे कोई भी बेसलाइन में हमें दिक्कत नहीं मिल रही थी, एकदम सिंपल स्मूथ बेसलाइन मिल रही थी। यहाँ बेसलाइन ड्रिफ्ट आपको मिल सकती है which needs to manage during data analysis। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमने दोनों इल्यूशन देख लिए हैं, आइसोक्रेटिक भी ग्रेडियंट भी, दोनों के बारे में सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। एग्जाम में आए सब कुछ बहुत अच्छे से लिख के आना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, राइट द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड है और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसको बहुत डिटेल में हमें कवर अप करना है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या, एवरीथिंग वी हैव टू कवर अप। सुनो, सबसे पहले प्रिंसिपल पे देखेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है मैम विच इज यूज्ड टू सेपरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। बहुत 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 ध्यान से सुनो, जब जब हमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है तब हम किसका यूज करेंगे, तब मैम हम अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे। डन। जैसे कि हमारे डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और ये कंप्लीटली उनके साइज एंड उनके चार्ज पे बेस्ड होता है। समझ में आया? यानी जितने भी हमारे चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स होंगे उन सभी के सेपरेशन के लिए हम जिस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करने वाले हैं बेटा, वो टेक्निक है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। When an electric field is applied, अब जैसे ही हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, सुनो ध्यान से, चार्ज यहाँ पर मॉलिक्यूल लेने हैं, यानी चार्ज तो डेफिनेटली आ रहा होगा। तो जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे जैसे कि डीएनए माइग्रेट करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, हमारे जितने भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होंगे वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे मैम, माइग्रेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, नेगेटिव चार्ज जैसे कि डीएनए, इट विल शो अ माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड। फिर क्या होगा मैम, द मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ जेल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी जेल मैट्रिक्स से थ्रू मॉलिक्यूल हमारे मूव करेंगे। ये मैट्रिक्स टिपिकली एगरोज या पॉलीअक्राइलामाइड की हो सकती है, एंड विच एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीव। मॉलिक्यूलर सीव की तरह ये
एक्ट करेगी। स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर एंड फर्दर गो थ्रू द जेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, लेकिन जितने भी लार्जर बायोमोलिक्यूल्स होंगे उनका थोड़ा इल्यूशन टाइम टेकिंग होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर जबकि लार्जर मॉलिक्यूल मूव्स स्लोअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैंने आपको बताई है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में टाइम लगेगा, ये थोड़े टाइम टेकिंग प्रोसेस लेंगे। रेट ऑफ माइग्रेशन किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, ये सवाल तुमसे वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पर्टिकुलर तुमसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। रेट ऑफ माइग्रेशन किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है मैम, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या साइज है, क्या उसका शेप है। सिमिलरली जेल कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों पे हमारा बेस्ड होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा मैम, सबसे पहले तो आपको पावर सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इस पूरी टेक्निक में हमें क्या करना है मैम, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो जब जब आयंस का माइग्रेशन होगा उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगी मैम, यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। इसका वोल्ट आपको पता होना चाहिए हमेशा, ये यूजुअली 20 से 150 वोल्ट की सप्लाई आपको देगी। कई बार ये सवाल बना है, विच डिपेंड्स ऑन द जेल टाइप एंड एप्लीकेशन। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, ये हमेशा डिपेंड करता है कि जेल का टाइप क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, इट ऑलवेज डिपेंड्स। लेकिन यूजुअली इसका जो लाइट का रेंज होगी वो 20 से 150 वोल्ट के अराउंड होने वाली है। इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, जिसको हम टैंक के नाम से भी जानते हैं, इट होल्ड्स द जेल एंड बफर सॉल्यूशन। इस टैंक में हमारा जेल या जिसको हम बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं उसको आराम से होल्ड करेगा। इट ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रोड्स एट ईच एंड टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एंड पे हमारे पास क्या होंगे मैम, दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोड बेटा आपके दो टाइप के हो सकते हैं, लेट मी राइट। एक आपके पास एनोड हो सकता है, दूसरा आपके पास कैथोड हो सकता है। दोनों इलेक्ट्रोड आपके एक एक एंड पे हो सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने का काम करते हैं। मैम ये कैसे होगा, देखो बेटा, जो एनोडिक कंपार्टमेंट होता है वहां होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है वहां होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर। और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस। डन। तो हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जेल कास्टिंग ट्रे एंड कोम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज यूज्ड टू कास्ट द जेल एंड क्रिएट वेल्स फॉर द सैंपल लोडिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट बेसिक सा था हमारे पास। उसके अलावा जेल मैट्रिक्स आता है। अब जेल मैट्रिक्स में डिफरेंट जेल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल एगेरोस जेल ले सकते हो, पॉलीअक्राइलामाइड जेल ले सकते हो। अगेरोस स्पेसिफिकली डीएनए और आरएनए के लिए यूज किया जाता है, और पॉलीअक्राइलामाइड अगर आप ले रहे हो इसका यूज प्रोटीन सेपरेशन के लिए या हाई रेजोल्यूशन एप्लीकेशंस के लिए ही ज्यादातर करते हैं। तो कौन स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है अपने दिमाग में बसा लेना। अगर रोज ले रहे हो तो डीएनए आरएनए के लिए, पॉलीअक्राइलामाइड ले रहे हो तो हमारे स्पेसिफिकली प्रोटीन सेपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बफर सॉल्यूशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पीएच और कंडक्टिविटी को मेंटेन रखना। कॉमन बफर जो हमारे पास है टीएई, टीबीई और न्यूक्लिक एसिड के लिए एसडीएस पेज बफर प्रोटीन्स के लिए हो जाएगा। ये कॉमन हमारे बफर सॉल्यूशंस हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर प्रोग्रामिंग along with methodology of GC। ये सेम सवाल मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक में भी करवाया हुआ है, वहां बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर से सुन लो जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी किसी भी टाइम पे एग्जाम में तुम्हारे बन सकता है। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग क्या होता है, बहुत सबसे ज्यादा जीसी में पूछा जाने वाला सवाल। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का मैम इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो आप हमें यही बता दो, हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करवा क्यों रहे हैं, वाई टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इज नीडेड, क्योंकि और किसी जगह तो आपने टेम्परेचर प्रोग्रामिंग नहीं करवाई, फिर हम यहीं पर क्यों करवा रहे हैं, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट आ गई। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेस द ओवन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रन। जब ये हमारा एनालिसिस होगा तो ड्यूरिंग दिस एनालिसिस बेसिकली हमारे ओवन का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली
ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। विच हेल्प्स सेपरेट कंपाउंड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसकी वजह से आप कंपाउंड्स को उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर सेपरेट करने का काम कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आपके सेपरेट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड इट इम्प्रूव्स पीक शेप, इसकी वजह से जो हमारी पीक शेप होती है वो भी इंप्रूव होती है, हमें एकदम शार्प पीक्स रिसीव होती हैं। एनालिसिस टाइम को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है, उतना टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बेसिकली करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता रहता है। पीक भी शार्प होगी, एनालिसिस में टाइम भी कम लगेगा, ओवरऑल मॉडिफिकेशंस ही मॉडिफिकेशंस होंगे। अगर हम इनके मेथडोलॉजी के बारे में बात करें तो सुनो कैसे होगा। सबसे पहले सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है और वेपराइज किया जाता है। मैम वेपराइज कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। वेपराइज करने के लिए आप यूज करने वाले हो नेब्यूलाइजर का। नेब्यूलाइजर का काम क्या होता है मैम, लिक्विड को मिस्ट में कन्वर्ट करना नेब्यूलाइजर का काम होता है। फिर फर्दर इसको फ्लेम के ऊपर डाल दिया जाता है। इनर्ट कैरियर गैस ट्रांसपोर्ट्स द सैंपल थ्रू द कॉलम। कॉलम में सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम किसी इनर्ट गैस का यूज करेंगे, हीलियम, नियॉन, किसी का भी आप यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन भी। कंपोनेंट सेपरेट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस। यस, अब एफिनिटी डिसाइड करेगी कि स्टेशनरी फेस के लिए वो हाई एफिनिटी रख रही है कि लो एफिनिटी। अगर स्टेशनरी फेस के थ्रू हाई एफिनिटी रख रही है तो बहुत धीरे धीरे इल्यूशन होगा, लो एफिनिटी रख रही है बहुत जल्दी जल्दी इल्यूशन हो जाएगा। तो इस आधार पर हम सेपरेशन कर सकते हैं। ओवन टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड। ओवन का टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग कांस्टेंट या कंट्रोल रहेगा। एंड डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द सेपरेशन एज पीक्स। हमारे जो भी सेपरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको पीक्स के रूप में जो डिटेक्टर होगा वो क्या करेगा, फाइनली आपका डिटेक्टर उनको सभी को डिटेक्ट करने का यहाँ पर काम कर लेगा। तो ये हमारी टेम्परेचर प्रोग्रामिंग और उसका पूरा प्रोसीजर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमें दिया है, डिस्क्राइब स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स एंड सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट इफेक्ट का बेसिकली सॉल्वेंट इफेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। सबसे पहले स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स हमारे पास हैं। आ जाओ ध्यान से पढ़ो। स्पेक्ट्रल शिफ्ट रेफर टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हेन कंडीशंस चेंज, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो मिलती हैं जिन्हें हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, वो बेसिकली स्पेक्ट्रल शिफ्ट को बताते हैं। टू मेन टाइप ऑफ शिफ्ट अकर्स। दो मेन टाइप की हमारे पास शिफ्ट होती है, होती तो बेसिकली चार टाइप की हैं, मेजरली दो ही मेन टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है मैम बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट को ही हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। कब होता है मैम? अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, तब जो हमारे पास अराइज होगी दैट विल बी बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और इसी बेथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अच्छा, वेवलेंथ अगर लॉन्गर है तो एनर्जी का क्या सीन होगा मैम? अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो हमारी शॉर्टर एनर्जी होगी या लोअर एनर्जी हम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ मैम? क्योंकि एनर्जी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एनर्जी बढ़ रही होगी तो वेवलेंथ घट रहा होगा। याद रखिएगा हमेशा, हमारे पास एनर्जी का और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन होगा मैम? इनवर्स। अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो एनर्जी कम होगी, शॉर्टर होगी। It is caused by increased conjugation of solvent interactions that stabilizes excited state more than the ground state. Conjugation अगर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है या solvent interaction हो रहा होता है तो हमारी जो excited state होती है वो ground के comparison में ज्यादा stable हो जाती है and हमारी बेथोक्रोमिक शिफ्ट अराइज हो जाती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कब होगा मैम? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के लिए हमें चाहिए शॉर्टर वेवलेंथ। देखो, अगर वेवलेंथ के टर्म में बोलेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ के अलावा हम हायर एनर्जी भी बोल सकते हैं। यानी अगर हमारी वेवलेंथ कैसी होगी मैम? अगर हमारी वेवलेंथ शॉर्टर होगी ना तो एनर्जी डेफिनेटली हमारी हायर होगी। यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ये तब अराइज होगा जब हमारे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ या हायर एनर्जी की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। अकर्स व्हेन सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल चेंज डिस्टेबलाइज द एक्साइटेड स्टेट रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट। यानी यहां पर आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। बेथोक्रोमिक में एक्साइटेड स्टेट स्टेबलाइज होती है, लेकिन हिप्सोक्रोमिक में एक्साइटेड स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाती है जबकि ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हो जाती है। ये उल्टी चीजें होती हैं यहाँ। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मैम हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोल देंगे।
क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? दिस इज कॉल्ड एज अ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। मैम सॉल्वेंट का भी डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। जैसे सॉल्वेंट पोलैरिटी अफेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ द सोल्यूट मोलिक्यूल। जैसे पोलर सॉल्वेंट अगर है तो ये एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट को अलग अलग स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पीक्स मिल जाएंगी। यूजुअली क्या होता है मैम, पोलर सॉल्वेंट की वजह से हमारी जनरली बेथोक्रोमिक शिफ्ट हमें रिसीव होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज मैम इट इज ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। अगर ये स्टेबलाइज होगा तो हमारा एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएंगे मैम, एक्साइटेड स्टेट और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। जबकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास मिलेंगे तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होगी वो हमारी काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। इसी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को मैम आप ब्लू शिफ्ट भी बोल सकते हो। सॉल्वेंट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एंड पोजीशन इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैम हमारे पास सॉल्वेंट का इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। बहुत बढ़िया सा सवाल है ये। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के मैम क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बन सकता है आपका। सबसे पहले तो बायोकेमिकल एनालिसिस देखेंगे। सुनो, इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड क्वांटिफाइंग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, यानी जितने भी हमारे लार्जर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सभी का बहुत इजीली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैम, आप डिटेक्शन कर सकते हो। एंजाइम काइनेटिक पढ़ना, बाइंडिंग इंटरेक्शन देखना, इन सभी जगह आप इसका बहुत इजीली यूज कर लोगे। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे इट यूज टू मेजर बायोमार्कर्स एंड ड्रग्स इन द ब्लड और यूरिन, यानी जितने भी आजकल डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जहाँ पे ब्लड का, यूरिन का डायग्नोस किया जाता है, वहां पे आप इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज कर सकते हो। फ्लोरेसेंट लेबलिंग करना इम्यूनो एसेज में एंड सेल इमेजिंग में। उसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में पोल्यूटेंट मॉनिटरिंग, एयर मॉनिटरिंग काफी जगह यूज किया जा सकता है। जैसे इट इज यूज टू डिटेक्ट ट्रेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी हमारी एयर में, हवा में छोटे छोटे ट्रेस अमाउंट भी अगर पॉल्यूटेंट के हैं, पोल्यूशन के हैं, उनको बहुत इजीली एनालाइज किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा लाइक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स, वाटर क्वालिटी को मेजर करने में भी बहुत यूज किया जाता है। जैसे पानी है, पानी में कितने इम्प्योर मेटल हैं या कौन से ऐसे मेटल हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन सभी को आइडेंटिफाई करने में, वाटर क्वालिटी चेक करने में इस पर्टिकुलर टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री का होगा। बायोकेमिकल एनालिसिस हो गया, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया जहाँ पे एयर भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस है यहाँ। ड्रग एनालाइज करने में, उस पर्टिकुलर ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल करने में, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को भी ट्रैक करने में हम यूज करते हैं। सिमिलरली फॉरेंसिक साइंस में, यानी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी इसका काफी ज्यादा रोल है। जैसे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड यानी सलाइवा में डिटेक्शन करना है ना, ब्लड में, यूरिन में, सलाइवा में, सभी में आप डिटेक्शन कर सकते हो। इंक्स का, फाइबर्स का, एक्सप्लोजिव्स का डिटेक्शन करना, अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर जो आपका स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री का है। जैसे फॉरेंसिक साइंस हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, पीछे हमने कितने सारे पढ़े थे, बायोकेमिकल, मेडिकल डायग्नोस्टिक, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। सो दैट इज इट फॉर दिस डमी पेपर डिस्कशन। यहाँ हम लोगों ने आज वेरी शॉर्ट आंसर के साथ शॉर्ट भी प्रॉपर डिस्कस कर लिए। अब तुम्हारे पहले डमी पेपर में हमने शॉर्ट भी पूरे खत्म कर लिए, वेरी शॉर्ट भी पूरे खत्म कर लिए हैं। अब बचे हैं केवल और केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो कल आपको मिल जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हम लोग प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे लॉन्ग को भी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम डमी पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई। फार्मेसी इंडिया का मेन चैनल एंड फार्मेसी इंडिया प्लस दोनों ही, साथ साथ आप हमारे इंस्टा हैंडल से भी जुड़ सकते हो। एंड नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स हमें मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी क्वायरी भी डाल सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहे हैं, इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर क्वायरी होती है तो। So that is it for today's class. आज के क्लास में हम लोगों ने सारे शॉर्ट डिस्कस कर लिए। I hope this is beneficial for you all. So keep revising and do let me know in the comment section आपको आज का क्लास कैसा है। Stay tuned with Pharmacy India Plus. Thank you.